अजमतों की मंजिलें अजमतों से मिलती हैं, एड़ियां उठाने से कद बढ़ा नहीं करते। इसी हफ्ते लेबनान में 5 आईडीएफ सैनिक मारे गए और 19 जख्मी हो गए। फिर गजा के जबालिया में 3 इजरायली सैनिक मारे गए और नॉर्थ में मजद अल कुम पर हिजबुल्लाह रॉकेटों के हमले में 2 इजरायली मारे गए और 7 जख्मी हो गए। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे दो मोर्चों पर जंग लंबी खिंचती जा रही है, इजराइल के लिए कीमत बढ़ती जा रही है। जब ईरान पर इजरायली हमला हुआ तो उसकी लाइव फुटेज सबने देखी थी। सब कुछ स्पॉन्सर्ड सा लग रहा था। अमेरिकी प्रेसिडेंट के चुनाव में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। बाइडेन और कमला हैरिस दोनों का खेला हो चुका है। ट्रंप दोबारा व्हाइट हाउस जाने की तैयारी में है। तो अमेरिका ने इजराइल से कहा कि ईरान में हमले वाला सियासी तमाशा कराओ, बाकी प्रोपेगेंडा हम देख लेंगे। 100 इजरायली विमानों में ईरान में बॉम्ब फेंके गए और लौटकर अपनी पीठ खुद थपथपा ली गई। उधर ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ा। सब कुछ अभी तक तो नॉर्मल ही है, लेकिन ईरान ने जवाबी हमले की बात कही है। इजराइल की हालत यह है कि लेबनान जैसे छोटे से मुल्क ने उसकी कमर तोड़ दी है। मिसाइल तक नहीं बचे। ईरान ने इजरायली हमले के वक्त खूब स्मार्टनेस दिखाई थी। उसने अपने मिसाइलों की लोकेशन छिपा ली थी और इसी की खोज इजराइल को थी। लेकिन अब इजराइल का तमाशा बन चुका है। इसी बीच नेटो ने कहा है कि वो जंग बढ़ने पर इजराइल का साथ देगा। रूस और चीन अभी ब्रिक्स के एक्सपेंशन में लगे हुए हैं। अमेरिका में ट्रंप की जीत दुनिया को किस डायरेक्शन में लेकर जाएगी अभी कहना मुश्किल है। दोस्तों, 1973 यानी 1973 अरब इजराइल जंग के बाद तेल का दाम 378% बढ़ा था। यूरोप अमेरिका की इकोनॉमी को बचाने के लिए वेस्टर्न मुल्कों ने G7 बनाया। 50 साल बाद फिर 7 अक्टूबर 2023 में इजराइल फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ताकतों की जंग शुरू हुई। तो 2024 में कजान शहर में ब्रिक्स समिट ने 1876 के बाद बदले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की एक रोशनी दुनिया को दिखा दी है। दरअसल बदलाव कुदरत का लॉ है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सब मिलकर भी आने वाले बदलाव को नहीं रोक पाएंगे। एक हकीकत यह भी है कि अमेरिका की अगुवाई वाले वेस्टर्न कंट्रीज या तो आने वाले बदलाव को पढ़ नहीं पा रहे हैं या फिर सुप्रीमेसी के नशे ने उन्हें अंधा बना रखा है। दुनिया जानती है कि ब्रिटेन में चर्चिल जैसी सोच वाले लाखों लोग थे जिनको लगता था इंडियन लोग हुकूमत करने लायक हैं ही नहीं। इनका मानना था कि भारत की आजादी के 10-20 साल बाद ही भारतीय अंग्रेजों के आगे हाथ जोड़ने आएंगे और कहेंगे कि वापस चलो, हमसे मुल्क नहीं चल पा रहा है। तब गांधी इनके लिए ब्लैकमेलर थे और भारतीय अवाम इडियट। अब पूरी हकीकत यह कि अपनी तमाम नाकामियों के बाद भी भारत इनके सामने हाथ जोड़ने नहीं गया। अमेरिका की अगुवाई वाले वेस्टर्न कंट्रीज और इनका पालतू इजराइल अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के साथ आखिर तक डटे रहे। तब इनके लिए नेल्सन मंडेला आतंकवादी हुआ करते थे और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। साउथ अफ्रीका ही नहीं, जिम्बाब्वे और दूसरे मुल्कों में इन्हें लगता था कि गोरे ही हुकूमत करने लायक हैं, काले आजादी डिजर्व ही नहीं करते। ये तमाम जगहों पर खदेड़ दिए गए। इनको जिसने भगा दिया वो कुछ बेहतर ही हुए हैं, जो बेहतर नहीं हुए हैं वो गलतियों से सीख रहे हैं। यही कारनामा अब फिलिस्तीन में दोहरा रहे हैं। सुप्रीमेसिस्ट और इनके कुछ जन्मजात गुलामों को छोड़ दें तो पूरी दुनिया इनके जुल्म, ज्यादती, गैर बराबरी और वायलेंस से परेशान है। इनसे आजादी चाहती है और ऑप्शंस खोज रही है। अंग्रेजों से पेंशन लेने के अलावा दुनिया का हर सिविलाइज्ड, हर प्रोग्रेसिव, हर ह्यूमैनिटेरियन और इंसानों की आजादी का सपोर्ट करने वाले लोग फिलिस्तीन के साथ हमदर्दी रखते हैं। आज नहीं तो कल फिलिस्तीन आजाद होगा। जुल्म की रात लंबी हो सकती है लेकिन दिन निकलेगा जरूर। उस सुबह तक अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और इजराइल के सुप्रीमेसिज्म एक दूसरे की पीठ थपथपाते रहें और भूरी चमड़ी वाले उनके पेंशनर्स वाही करते रहें। बदलाव कुदरत का रूल है जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है और ब्रिक्स से पता चलता है कि वेस्ट गलत रास्ते पर है। कॉलोनियल और इंपीरियलिस्ट अभी भी दुनिया को अपनी इनहेरिटेंस मानते हैं। वो अपने को दुनिया का मॉरल गार्जियन भी समझते हैं। पर अब दुनिया बदल रही है।
दोस्तों, बिल क्लिंटन ने राष्ट्रपति रहते हुए 1993 में एक सदी पहले हवाई राजशाही को ऑस्टेट करने के लिए माफी मांगी थी। 2 साल पहले पोप फ्रांसिस ने कनाडा में वहां के नेटिव्स यानी ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स मतलब वहां के मूल निवासियों को तबाह करने और उनके बच्चों को हैरेस करने में चर्च की मिली भगत के लिए माफी मांगी थी। साल 2008 में ऑस्ट्रेलिया के तब के प्रधानमंत्री केविन रूड ने वहां के ओरिजिनल इनहैबिटेंट से माफी मांगी थी। साल 2022 में न्यूजीलैंड की तब की प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डर्न ने ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स यानी मूल निवासियों से माफी मांगी थी। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स के बच्चों के साथ हुई ज्यादती के लिए माफी मांगी है। साल 1869 से 100 साल तक हजारों मूल निवासी बच्चों को उनकी फैमिली से छीनकर बोर्डिंग में डाला जाता रहा। ऐसे स्कूलों में उनका हर तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता रहा। बहुत सारे बच्चे मर भी गए। ज्यादातर स्कूल ईसाई चर्च के तरफ से चलाए जाते थे। ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स को फोर्सफुली कॉलोनियल सोसाइटी में शामिल करने की पॉलिसी 1819 से शुरू हुई थी। इस पॉलिसी ने मूल निवासियों की लैंग्वेज, सिविलाइजेशन, कल्चर सबको तबाह कर दिया। अब अमेरिकी राष्ट्रपति को होश आया है, इसीलिए उन्होंने माफी मांगी है। जबकि ठीक इसी वक्त वो फिलिस्तीन और लेबनान में जेनोसाइड को स्पॉन्सर कर रहे हैं। ये पहली बार है जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति कॉलोनियल, इंपीरियलिस्ट और अपने इनह्यूमन एक्ट्स के लिए माफी मांग रहा है। यह अलग बात है कि करतूत उनकी अभी भी वही जारी है। कमला हैरिस मूल निवासियों का वोट पाने के लिए बहुत पैसा खर्च कर रही हैं। माफी एक चुनावी छलावा भी हो सकता है। कुल मिलाकर हकीकत यही है कि कॉलोनियल और इंपीरियलिस्ट गोरे अभी भी दुनिया को अपनी जागीर समझते हैं, पर अब दुनिया बदल रही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ब्रिक्स समिट को मॉस्को में ना करा करके रूसी फेडरेशन के मुस्लिम रिपब्लिक ततारस्तान की राजधानी कजान में करा करके दुनिया को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनने का पैगाम दिया है। तारतरस्तान के लोग तुर्क नस्ल के हैं और वहां तेल और गैस है, मगर आबादी सिर्फ 40 लाख है। पिछले 20 सालों में ततारस्तान ने बहुत तरक्की करी है और अब 70% आबादी शहर में रहती है। ब्रिक्स के 9 मेंबर कंट्रीज में 45% दुनिया की आबादी है और दुनिया की इकोनॉमी में इनका 35% कंट्रीब्यूशन है। 3 दिन तक चले कजान समारोह में 30 मुल्कों के हेड ऑफ स्टेट और मिनिस्टर्स ने हिस्सा लिया। इसमें सऊदी अरब के तरफ से वहां के फॉरेन मिनिस्टर ने हिस्सा लिया और तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने पुतिन के खास मेहमान बन करके हिस्सा लिया। अर्दोगान ने क्लोजिंग सेरेमनी में अपना भाषण दिया। सऊदी अरब ने 1939 से तेल अमेरिकी डॉलर में बेचना शुरू किया और 2023 तक दुनिया में तेल और गैस 100% डॉलर में ही बिकता रहा और डॉलर इंटरनेशनल करेंसी बना रहा। लेकिन रूस यूक्रेन जंग यानी 24 फरवरी 2023 के बाद अब 80% तेल और गैस डॉलर में बिकने लगा है। अभी ब्रिक्स प्लस के मेंबर्स में सिर्फ चीन और भारत के पास तेल और गैस नहीं है और ये दोनों देश 80% तेल इंपोर्ट करते हैं। कजान के ब्रिक्स प्लस समिट में राष्ट्रपति पुतिन ने ब्रिक्स ग्रुप की करेंसी के सैंपल का इनॉग्रेशन किया, जिसका नाम BRIC ब्रिक रखा गया है। ब्रिक नोट में 5 मुल्क रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, ब्राजील के झंडे के साथ इन देशों के मशहूर तारीखी निशान यानी लैंडमार्क भी प्रिंटेड है, जैसे रूस का ऐतिहासिक रेड स्क्वायर, चीन का ड्रैगन, साउथ अफ्रीका का मार्टर स्टैचू, ब्राजील का स्टैचू ऑफ जीसस विद 92 फीट आर्म और भारत का दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल। अभी दुनिया की मेजर इकोनॉमीज यानी G7 हाई इन्फ्लेशन के दौर से उबरने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में उथल पुथल, इजराइल, फिलिस्तीन और रूस यूक्रेन जंग ने मिडिल ईस्ट के तेल और गैस प्रोड्यूस करने वाले मुल्कों के तरफ से दुनिया में इन्वेस्टमेंट करना बंद कर रखा है। ब्रिक करेंसी को न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, जिसका हेडक्वार्टर चीन के शंघाई शहर में है, वो फ्लोट करेगा। पुतिन और शी जिनपिंग अच्छी तरह ये जानते हैं कि जब तक सऊदी अरब या GCC मुल्क अपना तेल डॉलर में बेचेंगे, ब्रिक इंटरनेशनल करेंसी नहीं बन पाएगा। जिस तरह से 30 सालों में यूरो इंटरनेशनल करेंसी नहीं बन पाया है। खैर, यहां पर सबसे अहम बात जिस पर गौर करना चाहिए वो ये है कि पिछले 50 सालों में फिलिस्तीन इजराइल मसले ने 1876 से चले आ रहे वर्ल्ड ऑर्डर को बदल दिया है।
दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, या फिर दोनों ही तरीके से। और दोनों का ही लिंक मैंने अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।